दोस्तों जापान एक ऐसी कंट्री जो 1980s में दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी था और लोग उस टाइम पे सीरियसली बिलीव करते थे कि जापान अमेरिका को ओवरटेक कर लेगा। लेकिन आज जापान की इकोनॉमी 30 साल से ऑलमोस्ट ग्रो ही नहीं कर रही। स्टॉक मार्केट को अपनी पीक रिकवर करने में 30 साल लग गए। वेजेस ऑलमोस्ट स्टेगनेंट है, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है और दुनिया का सबसे ज्यादा डेब्ट जापान के पास है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ जापान के साथ, कैसे एक कंट्री सुपर पावर बनने वाला था और अचानक से स्लो हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या इंडिया को भी इससे कुछ सीखना चाहिए? दोस्तों आज जापान एक डेवलप कंट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, टेक्नोलॉजी एडवांस है, क्वालिटी ऑफ लाइफ हाई है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखें तो पिक्चर काफी डिफरेंट है। जापान का पब्लिक डेब्ट जीडीपी का लगभग 250% है। मतलब अगर इकोनॉमी 100 रुपए कमा रही है तो उस पर 250 रुपए का लोन है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डेब्ट मोस्टली जापान के अपने लोगों के पास है, इसीलिए इमीडिएट क्राइसिस दिखता नहीं। लॉन्ग टर्म में ये ग्रोथ को काफी स्लो कर सकता है। दूसरी प्रॉब्लम है दोस्तों एजिंग पॉपुलेशन। जापान दुनिया की सबसे रैपिडली एजिंग सोसाइटीज में से एक है। आज लगभग 30% पॉपुलेशन 65 साल से ऊपर की है और बर्थ रेट इतना कम हो गया है कि पॉपुलेशन हर साल डिक्रीज हो रही है। 1970s में जापान में 2 मिलियन से ज्यादा बर्थ हुए, लेकिन आज ये नंबर 8 लाख से भी नीचे गिर चुका है। मतलब सिंपल है, लोग यंग कम हो रहे हैं और एल्डरली लोग बढ़ रहे हैं। और जब वर्कफोर्स कम होती है तो इकोनॉमी नेचुरली स्लो डाउन हो जाती है। इसके साथ एक और प्रॉब्लम है जो है लेबर शॉर्टेज। कई इंडस्ट्रीज में कंपनीज को एम्प्लॉयज ही नहीं मिल रहे, कुछ बिजनेसेस बंद हो रहे हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि काम करने वाले लोग ही नहीं है। रूरल एरियाज में स्कूल बंद हो रहे हैं क्योंकि बच्चे नहीं हैं। ये एक ऐसा क्राइसिस है जो धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है और इसी वजह से ये डेंजरस भी है। लेकिन जापान हमेशा से ऐसा नहीं था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। सिटीज बर्बाद थी, इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी थी, बेसिक रिसोर्स तक नहीं थे। लेकिन कोल्ड वॉर के टाइम अमेरिका ने जापान को रीबिल्ड करने का डिसीजन लिया। रीजन सिंपल था, एशिया में एक स्ट्रॉन्ग कैपिटलिस्ट एली बनाने का। अमेरिका ने जापान को फाइनेंशियली सपोर्ट किया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की और सबसे इंपॉर्टेंट यूएस मार्केट का एक्सेस दिया। और जापान ने भी इस अपॉर्चुनिटी को परफेक्टली यूज किया। फोकस किया मैन्युफैक्चरिंग पर, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर, एफिशिएंट सिस्टम पर और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पर। कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, जापान ग्रेजुअली एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन गया था। बात है सन 1960 से 1980s तक की। जापान ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ अचीव करी और इसी पीरियड को जापानीज इकोनॉमी में मिरेकल कहा जाता है। टोयोटा, सोनी, पैनासोनिक ग्लोबल लीडर बन गए। 1980s तक जापान दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका था। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। जापान की सक्सेस इतनी ज्यादा थी कि यूएस में लोग कंसर्न होने लगे। अमेरिकन इंडस्ट्रीज को स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिलने लगा। इसी कॉन्टेस्ट में 1985 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसका नाम था प्लाजा एकॉर्ड। इसका पर्पस था डॉलर को वीक करना और येन को स्ट्रॉन्ग बनाना, जिसका रिजल्ट था जापानीज एक्सपोर्ट महंगे हो गए और एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी के लिए ये एक चैलेंज था। अब जापान के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो स्लो ग्रोथ एक्सेप्ट करे या डोमेस्टिक डिमांड बढ़ा दे। जापान ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, लोन लेना इजी हो गया। आइडली ये पैसा जाना चाहिए था प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन और न्यू इंडस्ट्रीज में। लेकिन रियलिटी अलग थी। पैसा स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में जाना स्टार्ट हो गया और यहीं से शुरू होता है जापान का एसेट बबल। स्टॉक प्राइसेस रैपिडली बढ़ने लगे, रियल एस्टेट स्काई रॉकेट हो गए और एक पॉइंट पर एस्टिमेट था कि टोयोटा की लैंड वैल्यू पूरे यूनाइटेड स्टेट से भी ज्यादा है। ये सस्टेनेबल नहीं था, लेकिन ये रियल ग्रोथ भी नहीं थी। ये स्पेकुलेशन था और हर बबल की तरह ये भी परमानेंट नहीं था। 1990s के अराउंड जापान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए और फिर बबल बर्स्ट हो गया। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, रियल एस्टेट कोलैप्स हो गया, कंपनीज डेब्ट में डूब गई और बैंक के पास बैड लोन्स आ गए और यहीं से जापान की इकोनॉमी स्लो हो गई। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया। जापान ने वीक कंपनीज को फेल होने नहीं दिया। बैंक्स ने उन्हें लोन दिया सिर्फ सर्वाइव करने के लिए और इन्हें कहा जाता है ज़ॉम्बी कंपनीज। ये कंपनीज ना तो प्रॉफिट कमा रही होती हैं और ना ही इनोवेट करती हैं, लेकिन सिस्टम में बनी रहती हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि कैपिटल इनएफिशिएंट जगह पर फंस जाते हैं, स्टार्टअप्स को फंडिंग नहीं मिलती, कंपटीशन कम हो जाता है और प्रोडक्टिविटी स्टेगनेंट हो जाती है। और इसके साथ एक प्रॉब्लम भी डेवलप हुई जिसे बोलते हैं डिफ्लेशन। जापान में प्राइसेस गिरने लगे और जब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में प्राइसेस और गिरेंगे तो आज वो खर्च ही नहीं करते और जब कंजम्पशन कम हो जाता है तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है और ये एक विशियस सर्कल क्रिएट करता है। और जब इसमें ऐड होता है एजिंग पॉपुलेशन तो सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब सवाल ये है कि इंडिया के लिए क्या लेसन है। पहला लेसन, ग्रोथ सस्टेनेबल होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म बबल्स अट्रैक्टिव लगते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्क क्रिएट करते हैं।
दूसरा लेसन, कैपिटल एलोकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर इनएफिशिएंट कंपनीज को सपोर्ट किया जाता है तो प्रोडक्टिविटी गिरती है। तीसरा लेसन, डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑटोमेटिक नहीं होता। यंग पॉपुलेशन तभी एडवांटेज है जब वो स्किल्ड हो और प्रोडक्टिव एंगेजमेंट में हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पॉलिसी डिसीजन का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है। जापान का एग्जांपल ये दिखाता है कि इकोनॉमिक सक्सेस परमानेंट नहीं होती और ग्रोथ मेंटेन करने के लिए कॉन्टिन्यूअस एडाप्शन जरूरी है। और सबसे सिंपल सवाल, क्या इंडिया सही डायरेक्शन में जा रहा है या फिर हम भी कुछ सिमिलर मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हैं? अगर आपको ऐसे डीप बिजनेस और इकोनॉमिक ब्रेकडाउन पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ सौरभ और आप देख रहे थे अनफोल्ड इंडिया।